ओफो, सुबह सुबह ये अलार्म तो ऐसे लगाकर बैठी है जैसे कि इतनी जल्दी उठने वाली है। अंजलि भाभी उठो, मेरी नींद खराब करके खुद यहाँ ये मैडम मजे से सो रही है। लगता है कि ऐसे नहीं उठेगी, अभी बताती हूँ उसे। गुंजन बाथरूम से पानी की बाल्टी लाती है और अपनी भाभी अंजलि पर उड़ेल देती है। अंजलि एकदम से नींद से जागती है। ओफो गुंजन, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने मुझ पर ये पानी क्यों डाला? सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बाहर दूसरे कमरे में सास परेशान होकर कहती है। ओफो, लगता है इन दोनों ननद भाभी का झगड़ा फिर से शुरू हो गया। अंजलि बहू, ओ अंजलि बहू, अगर तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो इन बुढ़े बुढ़िया को जरा चाय बनाकर पिला दो। लो, ऑर्डर आने शुरू हो गए। जी माँ जी, बस अभी लाई। अंजलि गुस्से में उठती है और पैर पटकते हुए रसोई में चली जाती है। फिर सबके लिए चाय बनाकर लाती है तो उसकी सास उसे कहती है, जा छत पर सो रहे सुमित को भी चाय दे आ। जी माँ जी। अंजलि छत पर सो रहे अपने पति सुमित को चाय देने जाती है। सुनिए, उठो चाय पी लो। ओफो, अब उठ भी जाओ, मुझे सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाओ। एक तो तुम्हारी बहन ने मेरी जान खाकर रखी है, ऊपर से तुम भी परेशान कर रहे हो। सोने दो ना यार अंजलि, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। अब उठ रहे हो या ये गर्मा गर्म चाय तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूं? मजबूरन सुमित को नींद से जागना ही पड़ता है। ओफो, इन पत्नियों के गुस्से से तो भगवान बचाए। तुम पत्नियों को भी बड़ा मजा आता है ना पतियों को सताने में। एक तो वैसे ही छत पर सारी रात ये मच्छर मेरा खून पीते हैं, फिर सुबह सुबह तुम मेरा खून पीना शुरू कर देती हो, और उसके बाद सारा दिन ऑफिस में 10 घंटे बॉस खून पीता है, फिर रात को घर आकर फिर से ये मच्छर छत पर मेरा खून पीता है, क्योंकि कमरे में तो तुम दोनों ननद भाभी का कब्जा है। हाँ तो मैं कौन सा अपनी खुशी से तुम्हारी बहन के साथ रह रही हूँ? मेरी तो सचमुच में किस्मत ही फूट गई जो ऐसे गरीब ससुराल में शादी हुई मेरी, जहाँ केवल 2 कमरे हैं, जिसमें से एक में माँ जी और बाबूजी घुसे रहते हैं और एक में माँ जी ने मुझे पटक दिया तुम्हारी बहन के साथ। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। इस उम्र में मुझे अपने पति के साथ कमरे में रहना चाहिए, प्यार के पल बिताने चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो ननद के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। 3 महीने होने वाले हैं शादी को, लेकिन मजा आले तुम्हारे साथ मुझे थोड़ा बहुत भी वक्त बिताने को मिल जाए। आज तक सुहाग रात भी नहीं हो पाई हमारी। मैं कह देती हूँ, मैं ये ज्यादा दिन नहीं झेलने वाली। या तो तुम इससे बड़ा घर लो या यहाँ पर एक कमरा और बनवाओ जिससे मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। कोई जरूरत नहीं है फालतू का खर्चा करने की। अरे मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है, और फिर कुछ समय की बात है, गुंजन का रिश्ता पक्का होते ही उसकी शादी कर देंगे, फिर वो इस घर से चली जाएगी। इसका मतलब अब मैं उसके जाने का इंतजार करूं? अंजलि गुस्से में वहां से चली जाती है और घर के कामकाज में जुट जाती है। कुछ देर बाद सुमित भी काम पर चला जाता है। जिंदगी झंड हो गई है मेरी इस घर में ब्याह करके। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। शादी के बाद अपने पति के साथ ऐसे रहूंगी, कमरे में उनके सामने हॉट ड्रेस पहनकर घूमूंगी, लेकिन यहाँ तो चैन के 2 पल भी उनके साथ गुजारने के लिए तरस रही हूँ। घिस अच्छे से घिस इन बर्तनों को अंजलि, अब ये बर्तन झाड़ू पोछा रसोई यही तेरी किस्मत में है। सारा काम निपटा कर अंजलि थक हार कर अपने कमरे में आराम करने जाती है, लेकिन अंजलि जैसे ही कमरे में जाती है तो देखती है वहाँ पर गुंजन रेडियो पर जोर से गाने चलाकर डांस कर रही होती है। आजा नच ले मेरे यार तू नच ले। ये देखकर अंजलि गुस्से में रेडियो बंद करके कहती है, तुम्हें अपनी मस्ती के सिवा किसी की परेशानी सूझती भी है या नहीं? एक तो वैसे ही सर दर्द से फटा जा रहा है और उसमें तुमने इतनी तेजी से चला रखा है। तो मैं क्या करूं? अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो मेरा मन तो अभी डांस करने का है, और भूलो मत ये कमरा आपके साथ साथ मेरा भी है। ऐसा कहकर गुंजन फिर से रेडियो ऑन करती है और तेज आवाज में गाने चला देती है और नाचने लगती है। ये देख अंजलि गुस्से में आ जाती है और वो उस रेडियो को अपने हाथ में उठा लेती है। अंजलि रेडियो को फिर बंद करती है तो गुंजन उससे छीनने की कोशिश करने लगती है और इस खींचातानी में वो रेडियो नीचे गिरकर टूट जाता है। आपने मेरा रेडियो तोड़ दिया, ये मेरे भाई ने मुझे लाकर दिया था, आपके पापा ने आपके दहेज में नहीं दिया था। देखो गुंजन, तुम्हें मेरे पापा पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो क्या? हाँ, क्या करोगी? उस ढोलू की दुकान से फेविक्विक लाकर तुम्हारे होठों पर लगा दूंगी, जिससे वो सदा सदा के लिए सिल जाएंगे। अच्छा, आप मेरी होठ सिलेंगी? अभी बताती हूँ आपको। इतने में अंजलि की सास आशा और ससुर हरिओम वहां आते हैं। बस भी करो तुम दोनों। माँ जी रहने दीजिए, आज मैं अपनी नकचढ़ी ननद को सबक सिखा कर ही रहूंगी। हाँ तो मेरे हाथ में कौन सी हथकड़ियां लगी हुई हैं? ना जाने कैसी बेशर्म बहू और बेटी है मेरी। हम सामने खड़े हैं लेकिन इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि शांत हो जाए। आशा देवी को गुस्से में देख ननद भाभी दोनों चुप हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज शीशे के सामने खड़े होकर अंजलि अपने बाल बना रही होती है, तभी पीछे से गुंजन आ जाती है और उसके आगे आकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। कल ही नया काजल लिया है, अब इसे लगा कर देखती हूँ। गुंजन जैसे ही उस काजल को लगाने लगती है तो अंजलि जानबूझकर उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका सारा काजल फैल जाता है। ये देख अंजलि जोर जोर से हंसने लगती है।
अरे ये क्या ननद जी, आप तो बिल्कुल चुड़ैल लग रही हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है। हाँ किया है तो अब हटो आगे से, क्योंकि सजना है मुझे सजना के लिए। ये कहकर अंजलि तैयार होने लगती है। उस वक्त तो गुंजन चुप रहती है, लेकिन फिर शाम को वो पूरे कमरे में गंदगी बिखेर कर आराम से सो जाती है। घर का सारा काम निपटाकर जैसे ही अंजलि कमरे में आती है तो इतनी गंदगी देख वो हैरान रह जाती है। ओफो, हे भगवान, मैं क्या करूं अपनी इस निखट्टू ननद का। ऐसे सोई पड़ी है जैसे इसके साथ कुंभकर्ण की मीटिंग चल रही हो। कुछ देर बाद जैसे ही अंजलि की आंख लगती है तभी गुंजन जोर से गैस छोड़ती है और इतनी भयंकर बदबू से अंजलि की नींद खुल जाती है। छी छी छी, ये क्या बवाल कर दिया इसने। इसकी बदबू से तो कोई मच्छर भी कमरे के अंदर होगा ना तो वो भी भाग जाएगा। वो ये कही रही होती है कि तभी गुंजन एक के बाद एक जोरदार पाद मारती है। याक्षी, अब बस इस भाभी का यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब क्या मुझे इसके तोप के गोले भी झेलने पड़ेंगे। कुछ देर बाद अंजलि जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है, मगर कुछ देर बाद गुंजन फिर गैस छोड़ देती है, जिस कारण अंजलि सारी रात सो ही नहीं पाती और वो गुस्से में अपनी ननद को जोरदार लात मारती है, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। लेकिन तब भी वो नींद से नहीं जागती। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जमीन पर पाती है। रात को मैं बिस्तर पर सोई थी, लेकिन मैं यहाँ जमीन पर कैसे आई। ये जरूर उस भाभी का काम होगा। अभी माँ बाबा को जाकर बताती हूँ। फिर गुंजन जाकर उनको सारी बात बताती है। बहू, गुंजन जो कह रही है क्या वो सारी बात सच है? तो मैं और क्या करती। कल रात ये जो वायरस छोड़े जा रही थी उसमें मेरा सोना मुहाल हो गया था, इसलिए मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। लेकिन माँ जी बस, अब मैं और अपनी ननद के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। ऐसे ससुराल में रहने से भला क्या फायदा, जहां मैं अपने पति के साथ एक कमरे में भी नहीं रह सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने मायके चली जाऊं। नहीं, ऐसा मत कहो अंजलि, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं नहीं, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास कहती है, नहीं बहू, ये घर छोड़कर मत जा। हमने जो तुम दोनों को एक दूसरे से अलग रखा वो तुम दोनों की भलाई के लिए ही रखा। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे पंडित ने हमें बताया था अगर तुम दोनों पति पत्नी ने 3 महीने पूरे होने से पहले एक साथ रात बिताई तो तुम दोनों के ऊपर कोई भारी संकट आ सकता है। इसलिए अब बस कल की रात की बात है, उसके बाद तुम दोनों एक पति पत्नी की तरह इस घर में एक कमरे में आराम से रह सकते हो। क्या? लेकिन आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि पंडित ने हमें किसी को भी ये बात बताने से मना किया था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा और आपके साथ बदतमीजी की। आप भी मुझे माफ कर दीजिए भाभी, जो मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। अगले दिन उनकी शादी को 3 महीने पूरे हो गए, जिसके बाद दोनों पति पत्नी एक साथ कमरे में रहने लगे और अब गुंजन अपने माँ बाबा के साथ उनके कमरे में रहने लगी। इस तरह अब उन सब में प्यार बढ़ गया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।